हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो ये टॉपिक जो है जीएस प्रीलिम सेक्शन, जीएस पेपर सेकंड के पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस और जीएस पेपर थर्ड के इन्वायरमेंट से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लगभग 5 डिकेड जो है पहले से एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लगभग 5 डिकेड्स पहले की ये इन्वेस्टिगेशन है, जिससे कि हमें पता चला है कि जो नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स हैं उनके ओवर यूज के कारण जो है सोयल हेल्थ और क्रॉप प्रोडक्टिविटी ख़राब हो गई है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि फेरस, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर और जिंक ये भी कम हो गए हैं हमारे फूड में, क्योंकि एक्सेस फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं अपने क्रॉप्स में। इससे और सारी चीज़ें पता चली हैं, जैसे कि जो एनपीके के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं उसमें उससे भी माइक्रो और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो रहे हैं फूड में। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है प्लांट्स ग्रोथ पे भी देखा जा रहा है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो देखे जा रहे हैं, जिससे कि जो उनकी ग्रोथ है वो एबनॉर्मल तरीके से हो रही है। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, और यदि नाइट्रेट पॉल्यूशन जो है यदि 10 mg पर लीटर से ज़्यादा नाइट्रेट जो है पानी में मिलने लगता है तो ये काफ़ी डेंजरस हो जाएगा ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ के लिए। नाइट्रेट के पॉल्यूशन के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम एक डिज़ीज़ होता है, और ये डिज़ीज़ जो है न्यू बॉर्न बेबीज़ में होता है। अब एक डेटा है जो कि फर्टिलाइजर्स कंजम्पशन हम देखेंगे कि 2018 से 2020 के तक, जो 2020 के खरीफ क्रॉप तक हमने कितने फर्टिलाइजर्स यूज किए हैं, इसका एक डेटा जो है इस लिस्ट में दिया गया है। और इस लिस्ट को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी जो फर्टिलाइजर्स हैं जिनसे कि हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। सबसे पहले यूरिया है। यूरिया जो है लगभग 54.38 मिलियन टन्स हम यूज करते हैं, किए हैं 2018 से 2020 के खरीफ क्रॉप तक। और ये सबसे बड़ा जो है सोर्स है नाइट्रोजन का, और गवर्नमेंट सब्सिडी के कारण जो है 585 यानी 585 रुपये में एक बैग यूरिया हमें मिल जाती है, यानी कि 13,000 रुपये में लगभग 1 टन यूरिया मिल जाएगी। इसके मल्टीपल मिसयूज़ भी हो रहे हैं, जैसे इसीलिए जो है नीम कोटेड यूरिया का कंसेप्ट लाया गया है। नीम कोटेड यूरिया जो है ये क्या करता है कि जब हम फर्टिलाइजर्स या फिर यूरिया डालते हैं खेतों में तो ये तुरंत पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, और पानी में डिज़ोल्व होने के कारण यदि पानी कहीं निकल जाए, कहीं बह जाए, तो ये एक जगह कहीं गड्ढे में चला जाता है, और गड्ढे में जाने के कारण वहाँ एल्गी ब्लूम हो जाती है। एल्गी ब्लूम होने के कारण वहाँ की पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो DO होता है वो कम हो जाता है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है BOD वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो वहाँ की मछलियाँ, वहाँ के जो मैरीन लाइफ है वो खतरे में पड़ जाती हैं। इसलिए जो है नीम कोटेड यूरिया का कंसेप्ट लाया गया है। नीम कोटेड यूरिया जो है इसके कारण जो यूरिया होता है वो आसानी से घुलता नहीं है पानी में, ये ज़मीन पर बैठ जाता है पानी में और धीरे धीरे घुलता है, जिसके कारण जो है प्लांट इसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं। अब डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP के बारे में देखें तो 56.21 मिलियन टन्स जो है ये DAP यूज किया गया है 2018 से 2020 के खरीफ क्रॉप तक। ये भी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, लगभग 18% जो है इसमें नाइट्रोजन होता है, और फॉस्फेट जो होता है वो लगभग 20% इसमें होता है। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के कारण जो है ये 511 रुपये में 511.55 रुपये में एक बैग यानी 50 kg DAP मिल जाता है आसानी से। अब म्यूरेट ऑफ पोटास जो MOP है वो 59.88 मिलियन टन्स जो है यूज हुआ है, और ये प्राइम सोर्स है पोटास का, और गवर्नमेंट सब्सिडी के कारण जो है ये 303.5 रुपीज़ में एक बैग यानी 50 kg की जो MOP है वो मिल जाता है।
कॉम्प्लेक्सेस एंड सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है SSP, ये 33.85 मिलियन टन्स यूज हुआ है। और SSP जो है मल्टी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र होता है, जिसमें फॉस्फोरस जो है वो 14.5 होता है और सल्फ़र जो है वो 11% और कैल्शियम जो होता है 21%। तो SSP में जो है फॉस्फोरस जो होता है 14.5% होता है, सल्फ़र 11% और कैल्शियम जो होता है 21% होता है। अब हम देखते हैं कि और क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं ड्यू टू जो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र्स के एक्सेसिव यूज के कारण और क्या प्रॉब्लम्स हो रही है उसके बारे में अब देखते हैं हम। तो फर्टिलाइज़र के एक्सेस यूज के कारण जो है इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है। फार्मर्स के लिए जो है जो प्रोडक्शन करते हैं वे लागत लगाते हैं, वो इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो ये खेती करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज कर देते हैं, और जिसके कारण जो है प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। और जो फार्म्स हैं वो डेप्ट में जा रहे हैं फार्मर्स, और डेप्ट में जाने के कारण जो है ये सुसाइड तक कर रहे हैं। तो इनपुट कॉस्ट ऑफ फार्मर्स जो है इसके कारण बढ़ जा रहा है। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड ख़राब हो जा रही है, यानी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो लैंड की है वो कम हो जा रही है। लगभग 29% जो लैंड है इंडिया का वो डिग्रेड हो गया है, यानी कि उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है। डेयरी प्रोडक्ट क्वालिटी वो भी ख़राब हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है पंजाब के जो डेयरी हैं उसके डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है फर्टिलाइज़र्स की मात्रा बढ़ गई है, जिसके कारण जो है वो हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक हो गया है। एक्सपोर्ट रिजेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज के कारण जो है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो गया है। ह्यूमन हेल्थ यदि ये एक्सेस मात्रा में लें तो ह्यूमन जो है उसको प्रॉब्लम्स आ सकती है, जो प्रॉब्लम्स हमने ऊपर डिस्कस की थी वैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए इसका जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं ये ज़्यादातर ऑर्गेनिक फूड का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक्सेस फर्टिलाइज़र्स के कारण जो है बाहर सप्लाई नहीं हो पा रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं हम रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं गवर्नमेंट के इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। तो ICAR जो है इसने क्या रिकमेंड किया है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है इसने बताया है कि सोयल टेस्ट किया जाए और बैलेंस्ड वे में जो है न्यूट्रिएंट को मैनेजमेंट किया जाए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑर्गेनिक जो सोर्स हैं न्यूट्रिएंट के उनको प्रोवाइड करें एग्रीकल्चर फील्ड में। तो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसका यूज करें, या फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मिलाकर हम यूज करें, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हमें दिखे और इनऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइज़र्स कम यूज में हो, जो कि जो ख़तरनाक जो डेंजर हमारे लिए बनता जा रहा है वो कम हो जाए। यूज ऑफ स्लो रिलीजिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, जैसे नीम कोटेड यूरिया है, इसी तरह और भी चीज़ों में जो है और भी फर्टिलाइज़र्स में ऐसे कॉन्सेप्ट लाए जाएँ जिससे कि जो नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र से निकल रहे हैं वो धीरे धीरे निकलें और आसानी से जो है प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाएं और वो किसी और के लिए ख़तरा ना बने। ल्यूगिमिनस जो क्रॉप्स हैं, दलहन जो है उनको उगाया जाए, क्योंकि ये ग्रेट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ये ऐसे प्लांट्स। जो रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज हैं RCTS, इसका प्रयोग किया जाए इन क्षेत्रों में। नेशनल मिशन ऑन सॉयल हेल्थ कार्ड जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ताकि लोग जो है अपने सॉयल की हेल्थ चेक करके ही उसमें फर्टिलाइज़र्स डालें, ताकि जो एक एक्सेस फर्टिलाइज़र्स उसमें न पड़ जाए, जो कुछ एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र्स न पड़ जाए, जिसके कारण जो है ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट जाए। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY लॉन्च किया गया था ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। ये बेस था कि हम इनऑर्गेनिक फार्मिंग जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए ख़राब है उसको यूज न करें। और
इसके ऊपर जो है परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरुआत किया गया था। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन MOVCDNER जो है ये लॉन्च किया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ के प्रोडक्ट्स को आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे जो है वहाँ के फार्मर्स जो हैं अच्छी आमदनी होगी उनकी और फार्मर्स की कंडीशन सुधरेगी। अब जो ICAR इंस्टीट्यूशंस है, इसने कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन किया है, ऑर्गेनाइज किया था, जिससे कि जो है फार्मर्स को समझाया जाए और जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसको कम से कम यूज किया जाए। कंक्लूजन हमें ये निकलता है इस टॉपिक से कि प्रॉब्लम्स पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में नहीं है, ये अवेयरनेस लेवल पे प्रॉब्लम्स है और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे प्रॉब्लम्स है। क्योंकि जो है फार्मर्स जो हैं वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डबल करना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रोड्यूस निकले और वो बेच सके, लेकिन ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है फार्मर्स पे, और ये जो एक्सेस फर्टिलाइज़र्स के कारण उनके जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की मात्रा के कारण जो है एक्सपोर्ट रुक जा रहा है, और एक्सपोर्ट रुकने के कारण जो है उनके प्राइजेज़ नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण ये सुसाइड कर रहे हैं। इसलिए ये जो अवेयरनेस लेवल पे और इम्प्लीमेंटेशन जो है इन प्रोग्राम्स का सही पॉलिसीज़ का नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम फेल हो रहे हैं फर्टिलाइज़र्स के मामले में। तो एक्सेस फर्टिलाइज़र्स जो है उसको हम कम करें, यही इसका सॉल्यूशन है। तो ये टॉपिक था, हमने देखा एक्सेस फर्टिलाइज़र्स के ऊपर, जो कि इसके इफ़ेक्ट जो है काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, काफ़ी ख़राब तरीके से ये इम्पैक्ट कर रहा है ह्यूमन हेल्थ पे। ये GS प्रीलिम सेक्शन और GS पेपर 2 के पॉलिसीज़ और इंटरवेंशन और GS पेपर 3 के इन्वायरमेंट पार्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।